हेलो एवरीवन। आज हम वेडनेसडे प्रॉमिस के साथ नए डॉक्टर के साथ आए हैं और एक नया रनिंग टॉपिक जो आजकल के मौसम का चल रहा है उसको आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अर्पणा सोनी, दिल्ली से, रोहिणी से। और हमेशा की तरह डॉक्टर संजय हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर अर्पणा। थैंक यू डॉक्टर प्रमिला। हेलो। और थैंक यू डॉक्टर संजय। थैंक यू। हेलो डॉक्टर संजय। वेलकम डॉक्टर अर्पणा। थैंक यू सर। और आज का हमारा टॉपिक जो है रिनाइटस है, एलर्जिक रिनाइटस। रनिंग टॉपिक है, आजकल के सीजन के हिसाब से हमने टॉपिक पिक करा है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को समझ सको और गेन कर सको। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर अर्पणा ये जानना चाहेंगे कि ये एलर्जिक रिनाइटस है क्या। एलर्जिक राइनाइटिस एक तरह की एलर्जी है जिसको हे फीवर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में प्राग ज्वर भी कह सकते हैं। बेसिकली ये हमारे इन्वायरमेंट के ही कुछ एलर्जेंस होते हैं जिसके लिए हमारी बॉडी थोड़ा सेंसिटिव होकर रिएक्ट करके एक इन्फ्लामेशन पैदा करती है, यानी कि सोजिश, जो हमारे नेजल पैसेजेस की होती है। और कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं तो वो रिएक्शंस देते हैं, अदरवाइज कुछ लोग ठीक रहते हैं। बट आजकल दुनिया में बहुत से लोग, मैं कहती हूँ मैक्सिमम ऑफ द कम्युनिटी इज अफेक्टेड फ्रॉम एलर्जिक राइनाइटिस। ओके। तो ऐसे कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये रिनाइटस हो गया है। कॉमन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हैं लाइक आप नाक बंद होना, छींके बहुत आना, घर में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाते हुए, घर के बाहर जाते हुए एकदम से स्नीजिंग स्टार्ट हो जाना, वो भी एक दो नहीं, अराउंड 15 to 20। नाक से पानी आना, और साथ में आपकी आंखों से पानी आना। कई कई लोगों में हम लोग देखते हैं कि रेडनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो उनकी टीयरिंग होती है, लाइक ना आंख से पानी आना, वो भी उनको बर्न करने लग जाता है। कई लोगों में ये स्मेल जो है वो उनकी लॉस हो जाती है। और कई लोग बताते हैं हम लोगों को आकर कि ऐसे करता है कि रेशा जो है वो नाक से पीछे की ओर गले में गिर रहा है, और खारिश हो जाने लगती है, नाक में होगी, गले में होगी, आंखों में होगी। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, और जिसके कारण उनके स्लीप पैटर्न्स भी थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। ओके जी। तो कुछ इसकी कॉजेशन भी रहती होगी, कारण रहते होंगे जिसकी वजह से ये लोगों को हो रहा है। पॉजिशन तो वही सेंसिटिविटी है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है पर्सन का, और कुछ उनकी बॉडी जो है वो बहुत सेंसिटिव कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए हो जाती है जो एलर्जी कॉज कर देती है। लाइक घर में ही कुछ एलर्जेंस होते हैं, लाइक डस्ट हो गया, माइट हो गया। कई लोगों को पेट टंडियन से एलर्जी होती है, कई लोगों को किसी सेंट से, परफ्यूम से हो जाती है। कॉमन कॉमन सी चीजें हैं। कईयों को फंगस का एलर्जी होता है तो उनको ये रिनाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसको वो समझ नहीं पाते हैं। ये सब कॉमन कॉजेशंस होते हैं इसके। तो इन वजह से ये सिम्टम्स आएंगे और मतलब हमको जी देखना है कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो बिल्कुल। मैनेजमेंट में हम इसका कैसे ले सकते हैं, अगर हमने दवा के बिना घर में कुछ नुस्खे या घर में इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, बेस्ट तो यही होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है। तो उसमें यही है कि एलर्जन से खुद को दूर रखिए। बट कुछ बहुत कॉमन एलर्जेंस होते हैं जिनसे आप दूर नहीं रह सकते, लाइक डस्ट है, हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है उससे आप नहीं कर सकते। तो इसके छोटी छोटी जो है मैनेजमेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि लाइक जब आप बाहर जाते हैं तो आप मास्क हम्म। लगा कर जाए। सबसे बेस्ट यही रहता है कि ताकि आप डस्ट से जो है वो थोड़ा सा दूर रह सके। सेकेंडली अपना कुछ भी लाइक कैसे कहेंगे उसको कि स्प्रे से दूर रहें, डिओस जैसे होते हैं, एयर ईस्ट होते हैं, उनसे दूर रहें, बल्कि उसकी जगह मिस्ट या जो वाटर परफ्यूम्स होते हैं उनकी तरफ जाएं। और कोशिश करें कि जितना दूर एलर्जन से रहें, यही है बेस्ट। तो आपके लिए आप कुछ योगास कर सकते हो जिससे आप मैनेज कर सको। उसमें एक होता है सर्वांग आसन जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है। भ्रामरी ये होता है प्राणायाम में, वो अच्छा रहता है एलर्जिक रिनाइटिस में। और एक दो मुद्राएं होती हैं जिसमें एक भ्रामर मुद्रा ही है जो बहुत अच्छा रहती है। और बाकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, नेजल स्प्रेज होते हैं, उनसे आप जो है इरिटेशन को थोड़ा सा दूर कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि अगर रिनाइटिस अनट्रीटेड रह जाए या हम हम्म इसको ट्रीट प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं और ये रिकरेंसी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हम्म उस वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ रिस्क फैक्टर।
कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लाइक आप नेजल पॉलिप हो सकता है आपको, जिसमें आपके नाक के अंदर जो है वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, जो कैंसरस नहीं होती है, पर आपके सिम्टम्स को बहुत बढ़ा सकती है। वो वही साथ में साइनस में चेंज हो जाता है आपको, अगर लगातार ये म्यूकस बनता रहेगा तो। इससे आपको कान की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक जैसे ओटाइटिस मीडिया, कान का बहना जो हम लोग सुनते हैं, और इससे आपकी हियरिंग जो है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, वो लो भी हो सकती है आपकी हियरिंग। इसीलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो ट्रीटमेंट करवाना ही चाहिए। जो लोग इसको ये सोच के कि छोटी-मोटी सी बीमारी है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हो भी गया तो करते रहो, चलते रहो, लोग क्या वो करते गलत। हैं, लोग एंटी एलर्जिक ले लेते हैं और उसको दबा देते हैं, जिससे वो उनकी प्रॉब्लम ना बढ़ती ही जाती है, जो उनको पता बाद में चलता है, जब उनके साथ ही रेगुलरली होने लग जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब एंटी एलर्जेंस ना लो, इसको ट्रीट कराओ प्रॉपर से। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है या नहीं? बिल्कुल, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से या किसी चीज़ से भी एलर्जिक हो ना, तो उसके लिए भी हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स का नाम लूँगी कॉमनली, बट सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने नियर बाय होम्योपैथ से ही सारा अपना मेडिकल चेकअप करवा के ही फिर मेडिसिन्स लें, ऐसे बताने पर मेडिसिन्स नहीं लें। कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं, लाइक एलियम सिपा है हमारे पास, आर्सेनिक एल्बम, जलसीमियम, नेट्रेम्योर, सेबाडेला, मर्कसोल हो गया, ये सब कॉमन मेडिसिन्स है हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हो। व्यूअर्स को मेरी भी रिक्वेस्ट है एक बार कि प्लीज़ जो दवाइयाँ यहाँ पे बोली गई हैं, वो ऐसे ही एज़ इट मत लीजिए, अपने नज़दीकी होम्योपैथ से बात करें, नहीं तो फिर डॉक्टर अर्पणा से बात कर सकते हैं आप। हाँ जी। ऑनलाइन सजेशंस ले सकते हैं, डेयर पर मैसेज छोड़ सकते हैं। तो जी, खुद से बिल्कुल। डॉक्टर मत बनिए, ये गूगल कई बार या सुनकर दवा ली हुई वो गलत गाइडेंस हो जाती है। एक सही कह डॉक्टर रहे अर्चना, और ये बताइए कि जैसे राइनाइटिस है, होता तो है जुकाम ही है ना, कोल्ड ही है ना, लोगों को तो दिखता है। हैं। तो बिल्कुल। इसको कॉमन कोल्ड के साथ या साइनोसाइटिस के साथ या इसके रिलेशंस में जो छोटी-छोटी और बीमारियां आती है, जैसे पॉलिप भी होता है, उसमें भी जुकाम ही रहता है। तो कैसे जी, इसको बिल्कुल। आप मैनेज करते हैं कि ये है वो? कैसे आप हमारे व्यूअर्स को बताओगे डायग्नोस कि ये अलग है? हाँ। जी हाँ, डायग्नोसिस से क्या है, हम लोग एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपका कॉमन कोल्ड है या ये आपका जो है नेज़ल पॉलिप के कारण आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें क्या होगा, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी उनका करते हैं। लाइक नेज़ल पैसेजेस का जो चेकअप हो गया, उसमें हमें ग्रोथ्स नेज़ल पॉलिप्स की नज़र आ सकती है। अगर उसका हमें लग रहा है कि वो साइनस की तरफ चला गया है पेशेंट, तो हम एक्स-रे से उसको कर सकते हैं। और अगर एलर्जिक रिनाइटिस है, क्योंकि कोल्ड होगा तो वो आपका 3 टू 5 डेज़ में मैनेज हो जाता है। बट अगर वो एलर्जिक रिनाइटिस है, तो वो आपको 3 टू 5 डेज़ नहीं, वो अराउंड वीक्स लेगा आपके। और आप एंटी एलर्जी का असर जो रहेगा 24 आवर्स टू 48 आवर्स, उसके बाद दोबारा फिर से आपका शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम ब्लड टेस्ट भी लेते हैं, जिसमें स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं, और साथ में हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। कई-कई बार कुछ केसेज़ में हमें नेज़ल एंडोस्कोपी की तरफ भी जाना पड़ता है। ओके। तो मतलब ये नहीं है कि दूसरे डायग्नोसिस में हम कंफ्यूज हो जाएं और नहीं, नहीं। मरीज भी कि कॉमन कोल्ड ही है या मेरे को ये अक्सर रहता है तो मुझे पॉलिप हो गया है या मुझे साइनसिस का इशू है, तो उसमें भी कुछ कुछ विदाउट फर्क है। चेकअप। हाँ जी, कंफर्मेशन करवा कर इलाज हो तो बेहतर है। बिल्कुल। गलत तो इलाज नहीं होना चाहिए ना, आपका इलाज हमेशा अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। छोटा सा टॉपिक था और बहुत बारीकी से आपने छोटी छोटी बातों के साथ समझाया। कुछ आपको ऐसे लगता हो डॉक्टर अर्चना कि हमने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा है और वो हमारे व्यूअर्स को मालूम होना जरूरी है? अ, सिर्फ एक ही बात बीच में ऐड करना चाहूँगी कि आप एलर्जिक रिनाइटिस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए एक छोटी-सी प्रॉब्लम समझकर, ठीक है? ये क्योंकि धीरे-धीरे ये आपका जो है एलर्जिक अस्थमा में भी चेंज हो सकता है और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस तक हो सकता है आपको। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये मौसम वैसे भी जो है पॉलिनेशन का है, इसीलिए इसको पराग ज्वर भी बोला जाता है। तो आप टाइमली अपना ट्रीटमेंट करवाइए, चाहे वो कॉमन कोल्ड है, चाहे वो रिनाइटिस है या पॉलिप है। इन सब चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, और सबसे पहले जब भी आपके कुछ सिम्पटम्स स्टार्ट हो, तो आप स्टीम लेना स्टार्ट कीजिए। चाहे वो सलाइन वाटर के ड्रॉप्स हो जाते हैं, वो कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़े। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें काफी हद तक ये काम करती है स्टीम, जी, और ये बिल्कुल। तो हर घर में हो भी सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हाँ जी। डॉक्टर संजय, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? हेलो। हाँ जी, डॉक्टर संजय। हाँ जी।
हाँ, एक्चुअली अच्छा हो गया, छोटा सा टॉपिक है, एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये बहुत अच्छी तरह से, जैसे तुमने भी, प्रमिला ने ये कहा है कि जैसे नेजल पॉलिप है तो कैसा ये करेंगे, है ना बात यहाँ पे डायग्नोसिस की या इसकी। हाँ, और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे आंखों में एक एकोमोडेशन होता है, एक आंखों में जैसा लेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम नजदीक देखते हो दूर देखते हो तो ऑटोमेटिकली वो एकोमोडेट करता है। हम्म। हमारी बॉडी भी इस तरह से एकोमोडेट करती रहती है, जैसे चेंजेस ऑफ वेदर, है हम्म। ना। मतलब तुम एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हो तो बॉडी धीरे धीरे उसको अकोमोडेट करेगी। हाँ, और जी। अगर एक्सट्रीम इसमें जा रहे हो तुम, सडन में बहुत कोल्ड में से बहुत हीट में वार्म में जा रहे हो, या वार्म में से कोल्ड में जा रहे हो, तो ये अकोमोडेट कर नहीं पाती है। और वो जो चेंजेस होते हैं ना इमीडिएट, अगर सेंसिटिव पेशेंट है तो वो क्या करेगा कि इमीडिएट उसका वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस दिख जाएंगे, और वो नाक से लेके थ्रोट तक। हम्म। हाँ, और फिर थ्रोट से लेके लैरिंग्स को लेके वो दोनों पैसेज में जा सकता है, या तो लंग्स में, जैसे अर्पणा डॉक्टर ने बोला है कि जैसे ब्रोंकाइटिस हुआ, फिर या फिर ब्रोंकियल अस्थमा हुआ, या और दूसरा पैसेज जो रहेगा वो नीचे पेट की तरफ, जी। है ना। तो वो भी हाँ जी। सिम्टम आ जाएंगे। और साथ में तुम्हें ये भी दिखेगा कि एक कंडीशन होती है कि किसी किसी का पोस्ट नेजल ड्रिपिंग हो रहा है, थ्रोट भी इरिटेट हो रहा है, साथ में हाइपर एसिडिटी है, इरिटेशंस है। तो वो जो पानी ऊपर आता है लैरिंग्स तक, तो वो इन्फ्लेमेशन वहाँ बना रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो हमें दिखेगा कि ये पेशेंट का सोर थ्रोट कम नहीं हो रहा है। और हम्म। पेशेंट क्या बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मैं कोल्ड में जाता हूँ या क्लाउड होता है तो इमीडिएट ये तो हो जाता है, वंस इट इज कैच इन द थ्रोट तो वो एनवायरनमेंट के साथ उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे एक एलर्जी में होता है ना। हाँ लेकिन जी। उसका कॉज कहाँ पे है, उसका कॉज एनवायरनमेंट से नहीं है, तो वो पेट में से वो जो इरेक्टेशन का जो एसिडिक पानी होता है वो ऊपर आता है ना, और गले तक आता है, और कंटिन्यूअसली अगर वो होता है ना तो पूरा पैसेज यहाँ तक, लैरिंग्स तक, लैरिंग्स पैरिंग्स, वो इन्फ्लेम करेगा। और वो वंस इन्फ्लेम होगा वो इधर तक ही नहीं जाएगा, तो पोस्ट नेजल जो नेयर्स होते वहां तक जाएगा, और वहां से वो फिर ड्रिप करना चालू करेगा नीचे। बात समझ रहे हो, जी बहुत बिल्कुल। एक थिन लाइन है इसके बीच में। पोस्ट नेजल ड्रिप की बात कर रहे हो? हाँ, पोस्ट नेजल, लेकिन इसका जो नीचे से कॉज है गैस्ट्रिक, तो हम्म। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो गया ना। कई बार कुछ गैस्ट्रिक, पेशेंट आके हाँ, बताते राइट हैं ना राइट, तो कफ हमारा ठीक नहीं हो रहा, वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से भी बहुत बार होता है। हम्म। एग्जैक्टली वही तो बात बोल रहा हूँ ना। और हाँ हम जी। लोग क्या करते हैं उसको, नहीं एलर्जी है, पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब एलर्जी है मुझे, क्योंकि सिम्टम तो पोस्ट नेजल से ही आ रहे हैं उसको। हम्म। हाँ, हाँ मतलब जी। पेशेंट बोलेगा मेरा नाक बंद होता है, क्यों बंद होता है, क्योंकि पोस्टीरियर नेयर ब्लॉक होते हैं उसके सारे। हाँ, हाँ बिल्कुल जी। सही कह रहे तो ये दो बातें मैं कहना चाह रहा था। बाकी तो हे फीवर में जैसे तुम्हें लिखेगा टेम्परेचर रहेगा, और बॉडी एक्स रहेंगे। हाँ, हाँ, बस फीवर नहीं होता है। हाँ, बहुत कम पेशेंट्स में नजर आता है, तो नहीं, इसीलिए हे फीवर का नाम लेते हो ना तुम, तो ये सिम्टम आएंगे तुम्हें, हम्म। है ना। और हाँ सिर्फ जी। बुखार की एलर्जी हरारत, लेते हो, एलर्जी में तुम्हें बुखार की फीवर नहीं हरारत तो आएगा। रहेगी, बुखार नहीं रहता। हाँ, पल्स एलर्जी बढ़ी में, हुई आएगी लेकिन फीवर नहीं है। हाँ, ये वैसे भी सीजन है ना पॉलिनेशन का, तो आजकल एलर्जिक राइट रिलेटेड के राइट पेशेंट भी राइट, हमारे पास बहुत है। बहुत ज्यादा है। हाँ, हम्म। इसीलिए ये उसमें टॉपिक पिक फीवर नहीं करवाया रहेगा। था आपसे डॉक्टर रत्ना, कि लोगों को पता भी लगेगा जी बिल्कुल। और इसको इग्नोर भी ना करें, वो इसको
समझ के इसका इलाज कराएं, वो ज्यादा जरूरी है। और बीइंग अ होम्योपैथ हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम लोगों को बताएं कि होम्योपैथी में पर्टिकुलर एलर्जन से मेडिसिन हैं हमारे पास, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हमें सिट्रिजिन नहीं देना है किसी को, हमारे पास हर पेशेंट के लिए, हर एलर्जी के लिए एक अलग मेडिसिन है। बिल्कुल है। अगर वो एलर्जी टेस्ट भी करवा के आते हैं तो उनको बेहतर गाइड कर सकते हैं हम, बेहतर बिल्कुल। सजेस्ट कर सकते हैं दवाइयाँ। और टेस्ट में क्या होता है, तकरीबन क्या होता है कि आईजी लेवल्स आपके हायर साइड होते हैं, तो एग्जैक्टली। उसमें तो मैं कहती हूँ कि हमारी होम्योपैथी से बेस्ट मेडिसिन कहीं पे है ही नहीं है, जो आईजी लेवल्स को बहुत जल्दी डाउन कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। डॉक्टर अपना, आप अपना नंबर एक बार शेयर कर देंगी? जी बिल्कुल। मेरा नंबर है 9150605555 और मैं रोहिणी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोई भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, अगर कोई भी किसी प्रॉब्लम से या एलर्जिक रेनाइटिस के बारे में ही मुझसे बात करना चाहता है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे व्यूअर्स आपको देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे हैं। हाँ जी। कोई सवाल तो अभी तक नहीं आ रहा या मुझे नहीं दिख रहा। वैसे सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस के लिए नहीं, सारे डिसीजेस के लिए कॉल कर सकते हो। वो सिर्फ आज का टॉपिक ये था तो मैंने इसीलिए बोला, क्योंकि सेकंड आज टाइम, क्लिनिक पे सेकंड टाइम आए हो आप डॉक्टर अर्चना, फिर भी दोबारा फिर कोशिश करेंगे आपके बिल्कुल साथ बिल्कुल। आना। वुमेन्स डे पर आप आए थे, अच्छा हमारे साथ हो रहा है आपका एक्सपीरियंस। हाँ जी। तो थैंक यू वंस अगेन थैंक यू वंस अगेन टू यू हम टू। पे आने के लिए। यू और डॉक्टर। हाँ जी। व्यूअर्स, हम नेक्स्ट वीक फिर आएंगे नया टॉपिक और नए डॉक्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय। बाय बाय।